Hello students, welcome back to NCLEX question series. So let's solve the questions. So here the first question is, the nurse reviews the ABG of a client and notes the following: pH is 7.45, PaCO2 is 30 mmHg, bicarbonate is 20 m equivalent per liter. The nurse analyzes these results as indicating which condition? Options are metabolic acidosis compensated, respiratory alkalosis compensated, metabolic alkalosis uncompensated, respiratory acidosis uncompensated. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. क्वेश्चन में साफ साफ पूछ रखा है कि एक नर्स ने एक क्लाइंट का एबीजी रिजल्ट देखा. उस एबीजी रिजल्ट में फॉलोइंग फाइंडिंग्स आपको देखने को मिली, ये वाली फाइंडिंग्स जो भी यहाँ पर मेंशन है. तो अब इन फाइंडिंग के बेसिस पे नर्स क्या देखेगी कि पेशेंट को इनमें से कौन सी कंडीशन है. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले पीएच हमारा बता रखा है 7.45, PaCO2 दे रखा है 30 mmHg, बाइकार्ब दे रखा है 20 m इक्विवेलेंट पर लीटर. तो मैंने प्रीवियस इसके ऊपर एबीजी कंपनसेटेड अनकम्पनसेटेड या एबीजी एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे. बाकी मैं आपको बेसिक बता देती हूँ. जब भी अगर हम रेस्पिरेटरी रिगार्डिंग कोई कंडीशन सोच रहे हैं कि हो सकती है, तो उसमें हमें दो चीज़ें मेनली देखनी होती है, पीएच एंड PaCO2. और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं. ये पहले एक मेन पॉइंट ये याद रख लेगा. दूसरी चीज़, अगर मैं देख रही हूँ कुछ भी मेटाबॉलिक कंडीशन, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो या एल्कलोसिस हो, उन कंडीशन में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक पीएच एंड बाइकार्बोनेट. ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की होनी चाहिए इक्वल, मतलब सेम होनी चाहिए. अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है तो बाइकार्ब भी इंक्रीज होना चाहिए, पीएच डिक्रीज हो रहा है तो बाइकार्ब भी डिक्रीज होना चाहिए. ठीक है. तो इंक्रीज का मतलब अगर पीएच बढ़ता तो उसको हम कौन सी कंडीशन में लेते हैं, एसिडोसिस में या एल्कलोसिस में. एसिड वाली चीज़ों का पीएच हमेशा कम होता है. तो ऑब्वियसली बात है, जब अगर पीएच किसी चीज़ का ज़्यादा है तो वो चीज़ कैसी होगी, एल्कलाइन. तो एल्कलाइन मतलब उसको हम क्या रखेंगे, एल्कलोसिस. तो अगर किसी पर्सन का पीएच बढ़ा हुआ है तो मेटाबॉलिक कंडीशन में बाइकार्ब भी हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा. तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. ऐसे ही अगर पीएच कम है तो उसको हम हमेशा एसिडोसिस कंडीशन बोलते हैं, और बाइकार्ब भी कम होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस. सेम ऐसे ही पीएच और PaCO2 हम किस में देखते हैं, रेस्पिरेटरी कंडीशंस में. अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि पीएच बढ़ा हुआ है, PaCO2 कम है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, रेस्पिरेटरी रिगार्डिंग होगी. लेकिन रेस्पिरेटरी में भी क्या, पीएच बढ़ रहा है मतलब रेस्पिरेटरी क्या होगा, एल्कलोसिस होगा. क्लियर इतना आपको. अब क्वेश्चन में इसके साथ साथ और भी चीज़ें पूछी गई है कि कंपनसेटेड है या अनकम्पनसेटेड है. तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसका होगा क्या, रेस्पिरेटरी होगी या मेटाबॉलिक कंडीशन है. तो चलिए देखते हैं. पीएच 7.45, नॉर्मल पीएच कितना होता है, 7.35 to 7.45. तो आप बोलेंगे पीएच तो नॉर्मल है, तो इसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि एल्कलोसिस है या एसिडोसिस. तो एक रेंज आप याद रख लीजिएगा, 7.40 के ऊपर जो भी जाएगा तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, एल्कलाइन. तो ये क्या है, 4.5 है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्या है पर्सन को, एल्कलोसिस है. अब एल्कलोसिस में भी हम रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक. तो ये देखते हैं, पीएच आपका सपोज मान लो एक ज़्यादा इंक्रीज्ड वैल्यूज में चल रहा है. PaCO2 कितना है पेशेंट का, 30 mmHg. नॉर्मली कितना होना चाहिए, 35 to 45 mmHg. तो पीएच क्या, PaCO2 क्या पर्सन का इस केस में डिक्रीज है. पीएच बड़ा है, PaCO2 कम है, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी. और पीएच बढ़ा हुआ मतलब रेस्पिरेटरी का भी क्या है, एल्कलोसिस. अब यहाँ अपने ऑप्शंस में देखिए, तो आपके जो दो ऑप्शंस हैं, जिसमें एक है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये आपका कट हो गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. ये दो ऑप्शंस आपके पहले ही गलत हो गए, मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं होंगे. तो आपके पास अब दो ऑप्शन बचते हैं इनमें से चूज करने के लिए, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कॉम्पनसेटेड, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकॉम्पनसेटेड. तो हमें जो हमने पेशेंट का पीएच देख के या वैल्यूज देख के पता लगाई, हमें क्या पता चला है, एल्कलोटिक कंडीशन है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है. तो सबसे पहली बात, आपका ये ऑप्शन भी गलत साबित हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाला, क्योंकि पेशेंट को क्या है, एल्कलोसिस है. तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा. बचा ऑप्शन सेकंड, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कॉम्पनसेटेड. तो ये ऑप्शन आपका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अगर आपको कॉम्पनसेटेड अनकॉम्पनसेटेड में कुछ इश्यू आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो आप
उसमें जो भी मैंने ABG एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाई है, पार्शियली कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड, तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद NG ट्यूब दैट इज attached to low suction. The nurse monitors the client for manifestation of which disorder that the client is at risk for. Options are metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis, respiratory alkalosis. तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक क्लाइंट है जिसको NG ट्यूब डली हुई है, उस NG ट्यूब के थ्रू उसका क्या हो रहा है, लो सक्शन किया जा रहा है, मतलब बेसिकली सक्शनिंग हो रही है, NG ट्यूब सक्शनिंग। अब उस NG ट्यूब सक्शनिंग की वजह से क्लाइंट को कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, कौन से डिसऑर्डर या कौन से मैनिफेस्टेशन के रिस्क पे होगा क्लाइंट। तो ऑप्शंस हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस और बाकी जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अब चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी नॉर्सेट के जो भी मैं टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ, तो मैंने उनमें से एक वीडियो में मैंने बता रखा है कि डायरिया या वॉमिटिंग में कौन से एसिड बेस इम्बैलेंस होने के चांसेस है। बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। दो चीज़ें होती है, ऐसे याद रखो, एक डायरिया है, दूसरी चीज़ है वॉमिटिंग। डायरिया वाले केस में हमेशा डायरिया में क्या आता है, डी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो एसिडोसिस में आता है डी, तो याद रख लीजिए डायरिया की वजह से हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, जबकि वॉमिटिंग की वजह से इसके अपोजिट कंडीशन देखने को मिलेगी, दैट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। लेकिन अब इसे और सही से समझ लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये चीज़ आपको क्यों बता रही, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोलोगे, NG सक्शन हो रहा है। NG सक्शन का मतलब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू जितना भी फ्लूइड होगा उसको अंदर से रिमूव कर रहे हैं हम GI ट्रैक्ट से। अब GI ट्रैक्ट में जो भी फ्लूइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, HCl वगैरह प्रेजेंट होता है ना, एसिडिक नेचर का होता है। अब आप GI ट्रैक्ट के फ्लूइड को निकाल रहे हो, सक्शन कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो जितना भी एसिड होगा वो निकल जाएगा बाहर। तो हम देखेंगे अगर GI ट्रैक्ट में या बॉडी में एसिड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एसिड कम होगा तो इसका मतलब क्या है, बॉडी में क्या बचा, एल्कलाइन कंटेंट बचा। एल्कलाइन मतलब जो भी हमारे बाइकार्ब्स या बफर्स होंगे वो बचे। अब बाइकार्ब्स और बफर क्या हो जाएगा, अगर एक चीज़ कम हुई है तो दूसरी चीज़ ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगी, तो एल्कलाइन कंटेंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एसिड तो सारा बाहर निकल गया है। क्योंकि जो भी हमारा GI ट्रैक्ट होता है उसमें जो फ्लूइड होता है वो मेनली क्या आता है, एसिडिक फ्लूइड होता है। तो एल्कलाइन एसिड तो बाहर निकल गया, कम हो गया, तो एल्कलाइन कंटेंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अब एक चीज़ हमें समझ में आ गई, जब एसिड कम हो गया और एल्कलाइन कंटेंट बचा है तो कंडीशन रिलेटेड टू क्या होगी, एल्कलोसिस, क्योंकि pH क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, pH इंक्रीज हो जाएगा तो एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ अब यहाँ पर बोला गया है, अब ऑप्शंस में एल्कलोसिस तो दो जगह दे रखा है, एक दे रखा है हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, दूसरा दे रखा है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ये दो ऑप्शन तो आपके तो गलत हो गए, फर्स्ट और थर्ड वाला, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि पेशेंट को क्या होना चाहिए, एल्कलोसिस। तो ये दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए आप। बाकी दो ऑप्शन बचते हैं जो कि सेकंड और फोर्थ वाला, इनमें से हमें अपना आंसर चूज करना है। तो देखिए मेटाबॉलिक कंडीशन होगी या रेस्पिरेटरी होगी, हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट या GI फ्लूइड से रिलेटेड अगर बात कर रहे हैं तो ये हमारे सारे किस चीज़ में आ जाते हैं, ये हमारे आ जाते हैं मेटाबॉलिक कंडीशन में। जबकि अगर आप रेस्पिरेटरी कोई लंग डिजीज़ की बात हुई थी, लंग से रिलेटेड या कुछ किसी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड बात होती है तो आप रेस्पिरेटरी चीज़ देखते हैं। तो अभी हमें क्या देखना है, मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक का इसको भी हटा दो, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस वाले ऑप्शन को भी, क्योंकि कंडीशन क्या चल रही है, मेटाबॉलिक वाली। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वाले केस में क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, भी वॉमिटिंग की वजह से हमेशा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। वॉमिटिंग में भी क्यों, क्योंकि वॉमिटिंग में भी हमारे अपर GI ट्रैक्ट का जितना भी फ्लूइड होता है वो निकलता है, जो कि क्या होता है, मोस्टली HCl कंटेंट या एसिडिक फ्लूइड होता है। तो अगर वो सिक्रेशन बाहर निकलेगा तो अंदर सिर्फ हमारा क्या बचेगा, बाइकार्बोनेट से एल्कलाइन सिक्रेशंस बचेंगे, जिसकी वजह से pH ज़्यादा होगा। pH ज़्यादा होगा तो एल्कलोसिस होगा, और ये कंडीशन रिलेटेड टू बाइकार्ब भी हमारे मेटाबॉलिक कंडीशन है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप जो भी मैंने आपको ये दो ABG एनालिसिस रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।